अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इस सेमेस्टर में, उस सब्जेक्ट का नाम है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। उसकी कोर्स आउटलाइन आपके सामने है। हम जो बुक फॉलो करेंगे उस बुक का नाम है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम इन सी प्लस प्लस बाई एडम ड्रॉजडिक। वो बुक मैंने डाउनलोड की हुई और आपको ऑलरेडी शेयर की है। ये वाली बुक है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम इन सी प्लस प्लस, एडम ड्रॉजडिक। और उसके अलावा एक लोकल ऑथर की बुक है डाटा स्ट्रक्चर्स बाई पीएम सीरीज, डाटा स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस पीएम सीरीज। तो जो मार्केट में बुक अवेलेबल है वो पीएम सीरीज की अवेलेबल है। उसका पुराना जो एडिशन है वो है एक मैन सीरीज। तो ये डाटा स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस जो है हम ये बुक फॉलो करेंगे बाई पीएम सीरीज, और इसकी जो ई बुक है वो है एक मैन सीरीज। ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं? डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ये है कि जो हमारी जो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो डाटा सेव करते हैं। तो वो डाटा किस शक्ल में सेव करते हैं, किस स्ट्रक्चर में सेव करते हैं, किस तरीके से सेव करते हैं, उसको हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे कोई भी मोबाइल की एंड्रॉयड ऐप है तो वो बैकएंड पे डाटा इंटरनली किस तरीके से स्टोर कर रही है, या कोई भी हमारे पास विंडोज़ में भी कोई सॉफ्टवेयर है तो वो डाटा किस तरीके से सेव कर रहा है, किस स्ट्रक्चर में सेव कर रहा है। वो हमने काली स्क्रीन वाले प्रोग्राम्स, कंसोल प्रोग्राम्स देखे थे, तो उसमें भी हमने देखा था कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है, स्टूडेंट का जो डाटा है वो भी सेव होता था। तो जो स्टूडेंट का डाटा है वो किस तरीके से सेव होता था, मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि स्टूडेंट का जो नाम है वो इस तरीके से सेव हो, और जो है ना उसके जो मार्क्स हैं वो भी नंबर की फॉर्म में सेव हो। तो हमने ये देखना है कि बैक एंड पे जो डाटा है वो किस तरीके से सेव होगा। तो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट होती है कि इस तरह का जो डाटा है वो किस तरीके से जो है वो बैक एंड पे सेव और मैनिपुलेट हो। तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें हमने फैमिली ट्री दिखानी है। फैमिली ट्री का मतलब ये है कि एक बंदा है, उसकी बीवी है और उसके 2 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। तो इस तरीके का जो डाटा है वो हमने अगर दिखाना है, अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना है, फैमिली ट्री बनाना है, तो हम जो है उसको वेरिएबल्स में सेव नहीं कर सकते। ना ही हम उसको वेरिएबल में सेव कर सकते हैं सिंपल वेरिएबल में, ना ही हम उसको अरेज में सेव कर सकते हैं। तो जो इस तरह का कॉम्प्लेक्स डाटा है वो हम डिफरेंट किस्म की डाटा स्ट्रक्चर में सेव करेंगे। तो इस सब्जेक्ट का नाम है डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो इसमें जो है वो आपके सामने जो है ना वो इस बुक में जो है वो डाटा स्ट्रक्चर में की जो बुक है उसमें एल्गोरिदम्स भी होंगे और प्रोग्राम्स भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एल्गोरिदम्स फॉलो करेंगे और प्रोग्राम्स को सिंपली क्या करेंगे, रन करेंगे। हम देख लेते हैं कि है क्या डाटा स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डाटा इन इंफॉर्मेशन। डाटा कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज कलेक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। तो वो कह रहा है कि डाटा की डेफिनेशन क्या है। डाटा कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज कलेक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। डाटा कुछ ऐसी चीज होती है जो हमने वैल्यूज के कुछ डाटा हमने कलेक्ट किया होता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए। मिसाल के तौर पे एडमिशन का डाटा, तो हमने एडमिशन के लिए कलेक्ट किया होगा, तो उसमें क्या होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट के पेरेंट्स का नाम होगा, स्टूडेंट्स के जो है एजुकेशनल रिकॉर्ड होगा। तो वो हमने स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो डाटा कलेक्ट किया उसको हम कहते हैं कि ये डाटा है। These are the raw facts. So raw facts होते हैं, the raw facts may be about human beings, natural phenomena, ideas. These may contain numeric values, characters, pictures, sounds, or any combination of these. A single unit of value is the data is called data item. अब ये सिंपल सी डेफिनेशंस बता रहा है कि एक एंटिटी क्या होती है। एंटिटी इज समथिंग दैट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज। एंटिटी कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होंगी और या उसकी कोई एट्रीब्यूट्स होंगे जिसकी हम वैल्यूज जो हैं जिसको हम वैल्यूज असाइन करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में हम उसको कहते हैं कि वो जो वेरिएबल्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने का। फील्ड इज ए सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड फील्ड। फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। एक सिंगल जो हमने वेरिएबल सेव करना है, वैल्यू, उसको हम कहेंगे कि ये फील्ड है।
कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ये बेसिक सी डेफिनेशन है रिकॉर्ड का, क्या मतलब होता है। रिकॉर्ड में हमारे पास जो है वो रिलेटेड फील्ड्स होंगी। फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। डेटा स्ट्रक्चर्स, data structure is a collection of basic data types combined according to the rule of programming language to create a new user defined data type। data structure क्या है, collection of basic data type। हम क्या करेंगे, basic जो data types हमारे पास integer हो गया, character string हो गया, हमारे पास numeric values होंगे, हमारे पास उन सब हम उन बेसिक डाटा टाइप्स को हम कंबाइन करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि एक नया यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, तो उसको कहेंगे कि ये डाटा स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पे हमने स्ट्रक्चर्स का चैप्टर भी पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को इकट्ठे मिला लें, इकट्ठे जो है ना ज्वाइन कर लें, तो उसको हम कह रहे थे कि वो स्ट्रक्चर है। तो उसी तरह की जो है वो स्ट्रक्चर और भी हैं जिनमें हम डाटा सेव कर सकते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ बेसिक डाटा टाइप्स कंबाइंड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू क्रिएट अ न्यू यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। Primitive or non-linear data structures, data structures whose elements are arranged in a non-linear or non-sequence form are called non-linear data structures। हमने अरेज पढ़ी थी, तो अरेज में हमने कहा था कि वो जो अरेज होती हैं उसमें कंसेक्टिव डाटा आइटम्स होते हैं। जो डाटा जो उसमें अरे के जो आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंसेक्टिव होते हैं। उसके बाद इसको हम इंडेक्स से एक्सेस करते हैं, तो वो हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर था। तो ये कह रहा है कि प्रिमिटिव और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, the data structures whose elements are arranged in non-linear or non-sequence form is called non-linear data structure। और दूसरे हमारे पास होते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कहा था कि तरतीब से लगे होते हैं। जिस तरह हमने कहा कि अरेज के अंदर जो है वो तरतीब से लगे होते हैं, लिंक्ड लिस्ट होती हैं, इस तरीके से हम लिंक्ड लिस्ट पढ़ेंगे इस बुक में। क्यूज होते हैं, क्यूज भी हम पढ़ेंगे, स्टैक्स होते हैं। तो ये क्या है, ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब एक के बाद दूसरा। जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, मिसाल के तौर पे मैंने कहा था आपके कि ट्री स्ट्रक्चर हमने शो करना है, हमने फैमिली ट्री दिखानी है किसी भी ख़ानदान की। तो उस फैमिली ट्री में एक ऊपर जो है वो माँ बाप होंगे और नीचे जो है ना उनके बच्चे होंगे। तो उनके नीचे जो है उनके वो जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, तो उसको हम कहेंगे कि ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, वो लीनियर नहीं है, ट्री की फॉर्म में है। ठीक है, हम इन डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड टू डिफाइन एंड प्रोसेस कम्प्लेक्स डाटा। तो हम डाटा स्ट्रक्चर बनाने का मकसद क्या होता है कि हमने इस तरह का जो फैमिली ट्री की टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन कैसे करना है प्रोग्राम के अंदर, और उसको प्रोसेस कैसे करना है प्रोग्राम ने, जो कोड है आपका उसने उसको कैसे प्रोसेस करना है। द डाटा इन द डाटा स्ट्रक्चर इज प्रोसेस यूजिंग सर्टेन ऑपरेशंस। जो डाटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसके ऊपर हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस मिसाल के तौर पे इंसर्टिंग है। इंसर्टिंग का मतलब ये होता है कि एडिंग न्यू डाटा आइटम इनटू अ डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंसर्टिंग। मिसाल के तौर पे फैमिली ट्री के अंदर एक और बच्चा जो है ना ऐड करना है, तो जो फैमिली ट्री है उसमें जो है ना एक बच्चा ऐड करना, तो इंसर्टिंग का ऑपरेशन है। इंसर्टिंग का ऑपरेशन, डिलीटिंग का ऑपरेशन है कि कोई जो है उसमें से फैमिली ट्री में कोई जो नोड है वो डिलीट करना है, कोई आइटम जो है ना डिलीट करना है, तो उसको कहेंगे कि डिलीटिंग रिमूविंग डाटा आइटम फ्रॉम डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिलीटिंग। थर्ड ऑपरेशन होता है सर्चिंग का। मिसाल के तौर पे हमने फैमिली ट्री के अंदर असलम को सर्च करना है, ठीक है, तो हम फाइंडिंग स्पेसिफिक डाटा आइटम इन ए डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सर्चिंग। अच्छा, ये जो सारे ऑपरेशंस हैं ये हर किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। अगर हम फैमिली ट्री की बजाय अरेज को देखें तो उसमें भी इसी तरीके से बात होती है कि इंसर्टिंग, अरे में कोई हमने डाटा इंसर्ट करना हो, कोई हमने नए मार्क्स सेव करने हो, तो अरे के अंदर इंसर्टिंग, अरे के अंदर जो है ना वो आइटम की डिलीटिंग, और अरे के अंदर सर्चिंग। अरे भी हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, फोर्थ वन है ऑपरेशन ट्रैवर्सिंग। Accessing each record or item in a data structure exactly once for processing is called traversing।
प्रोसेसिंग का मतलब, ट्रैवर्सिंग का मतलब ये होता है विजिटिंग। विजिटिंग उसको हम ना विजिट करते हैं प्रोसेस करने के लिए किसी भी डाटा आइटम को, तो उसको कहते हैं ट्रैवर्सिंग। विजिट, विजिट मतलब उसको देखना है सिर्फ। अरे को कैसे ट्रैवर्स करते हैं? अरे को हम ट्रैवर्स करते हैं, पहले हम उसको जीरो इंडेक्स पे जो आइटम जो वैल्यू पड़ी है वो उसको विजिट करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू इंडेक्स 1 पे पड़ी हुई है उसको विजिट करते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू जो इंडेक्स 2 पे पड़ी है उसको विजिट करते हैं। तो ये ट्रैवर्सिंग का काम है। कब तक विजिट करते रहते हैं? जब तक हमारे पास अरे के अंदर तमाम एलिमेंट्स जो है वो ख़त्म ना हो जाए, या अरे का जो साइज़ है उसकी लेंथ तक हम जो है ना ट्रैवर्स करते रहते हैं। पांचवा काम है डाटा स्ट्रक्चर्स के ऑपरेशंस का, सॉर्टिंग का। अरेंजिंग डाटा आइटम्स इन ए डाटा स्ट्रक्चर्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है तरतीब लगाना। तरतीब कैसी होती है? पहले छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, और आखिर में सबसे बड़ा नंबर। तो हम किस तरीके से तरतीब लगाएंगे? मेरिट लिस्ट जिस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। मेरिट लिस्ट क्या होता है? वो सॉर्टिंग होती है। सबसे ऊपर जो है ना हाईएस्ट मार्क्स, उसके बाद लोएस्ट, फिर उसके बाद लोएस्ट, मतलब आखिर में सबसे कम जो होंगे वो मार्क्स होंगे, तो उसको कहते हैं सॉर्टिंग। नेक्स्ट ऑपरेशन है जो हम डाटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सकते हैं, उसका नाम है मर्जिंग। कंबाइनिंग टू लिस्ट ऑफ डाटा आइटम्स इनटू अ सिंगल डाटा लिस्ट इज कॉल्ड मर्जिंग। दो लिस्ट्स को हमने मर्ज करना हो। मॉर्निंग के जो अटेंडेंस शीट है और जो इवनिंग के अटेंडेंस शीट है, उन दोनों लिस्टों को हमने अगर मर्ज करना हो तो क्या होगा? उसको हम कहेंगे कि मर्जिंग है। उनको जो रिजल्ट है वो, उसको जो मार्क्स की लिस्ट है उसको हमने अगर मिलाना हो, जोड़ना हो, तो उसको हम कहेंगे मर्जिंग। द ऑपरेशन थ्रू विच डाटा स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इज कॉल्ड क्रिएशन ऑपरेशन। जब हम डाटा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो उस ऑपरेशन को कहते हैं कि क्रिएशन ऑपरेशन है। ये क्रिएशन ऑपरेशन है, ठीक है। अरे जब हम बना रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रिएशन ऑपरेशन है। सिमिलरली ऑपरेशन थ्रू विच द क्रिएटेड डाटा स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड इज द डिस्ट्रक्शन ऑपरेशन। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल टू क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर डाटा टाइप इस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इंटीजर a, b, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक मेमोरी स्पेस बना रहे हैं 2 बाइट्स की वेरिएबल फॉर a एंड b। ठीक हो गया। द डाटा इज प्रोसेस टू कंप्यूटर थ्रू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब आ जाते हैं कि एल्गोरिदम होते क्या हैं। हमने अभी पढ़ लिया कि डाटा स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या होता है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था कि एल्गोरिदम होते क्या है। एल्गोरिदम एंड एल्गोरिथमिक नोटेशन। एल्गोरिथमिक क्या चीज़ एल्गोरिदम होता क्या है असल में ये इंग्लिश में जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। द एल्गोरिथमिक नोटेशंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेप्स इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंग्लिश के फॉर्म में हम स्टेप बाय स्टेप जो है हम अंग्रेजी में अगर लिख दें तो उसको कहते हैं कि ये एल्गोरिथम है। इट इज़ जनरल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। वो क्या होगा? जनरल सोल्यूशन होगा उस प्रॉब्लम का। उसमें हम स्पेसिफिक जो है ना प्रोग्राम नहीं देखेंगे, हम स्पेसिफिक कोड नहीं देखेंगे, हम उसको जनरल जो है ना इंग्लिश की फॉर्म में हम जो है वो लिख देंगे स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था कि हम जो है वो एक डायग्राम बनाते थे, फ्लो चार्ट, और उसके साथ जो है ना हम एल्गोरिथम लिखते थे। तो उसी तरीके का इस सब्जेक्ट में भी एल्गोरिथम लिखेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स का। इट इज़ जनरल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आफ्टर सॉल्विंग द जनरल सोल्यूशन द प्रोग्राम इज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय फॉलोइंग गिवन एल्गोरिथम। होता क्या है? सबसे पहले फ्लो चार्ट बनता है। ठीक हो गया। उस फ्लो चार्ट को देख के हम वो एल्गोरिथम बनाते हैं, और उसके बाद उस एल्गोरिथम को जो है देख के हम क्या बनाते हैं? प्रोग्राम लिखते हैं। तो क्या हो गया? पहले फ्लो चार्ट बना, फिर उसके बाद फ्लो चार्ट से एल्गोरिथम लिखा इंग्लिश में, और उसके बाद जो है ना वो प्रोग्राम लिखा, एक्चुअल जो कोड था। तो 3 स्टेप प्रोसेस है। एल्गोरिथम में होता क्या है? वो कह रहा है कि नेम ऑफ एल्गोरिथम होगा। एवरी एल्गोरिथम इज गिवन नेम दैट रिप्रेजेंट्स पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स गिवन द नेम सम। ऐसा एल्गोरिथम जो 2 नंबरों का सम जो है वो रिटर्न करेगा, सम जो है ना कैलकुलेट करेगा, तो उसको हम कहेंगे सम। एन एल्गोरिथम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन एन अरे इज गिवन नेम। हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है अरे के अंदर, तो उसको हम कहेंगे मैक्स। नाम है उसके एल्गोरिथम, फंक्शन के जिस तरीके से नाम होता था।
कमेंट्स क्या होंगे हम बताएंगे शुरू में इंट्रोडक्टरी कमेंट्स। द एल्गोरिथम नेम इज फॉलोड बाय ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क दैट एल्गोरिथम परफॉर्म्स। उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगी कि ये एल्गोरिथम करेगा क्या, उसके बाद हम स्टेप्स लिखना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट अभी बताएगा अगली पेज के ऊपर कि किस तरीके से एल्गोरिथम होता है। उसके बाद हमने अगर कोई दरमियान में कमेंट्स देने हो तो हम कमेंट्स भी दे सकते हैं। तो C++ में ना डबल स्लैश इस तरीके से कमेंट्स देते होते हैं। वेरिएबल नेम, अगर हमने कोई वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना हो तो वो हम उसको वेरिएबल नेम्स को भी हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। ऑपरेटर्स को हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस माइनस, वही सारे ऑपरेटर जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े थे। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, असाइनमेंट स्टेटमेंट आपने पढ़ी हुई S = n+m। अच्छा ये आ गया जी एल्गोरिथम सम। राइट एन एल्गोरिथम टू गेट 2 नंबर्स एंड टू कैलकुलेट देयर सम्स। 2 नंबर्स गेट करने का एल्गोरिथम लिखना है, प्रोग्राम नहीं है ये, एल्गोरिथम है, कोड नहीं है इसमें। देखें कोई कोड नहीं है। 2 नंबर्स को ऐड करने का एल्गोरिथम लिखना है और उसका सम कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 1, पहला नंबर इनपुट करना है। इनपुट फर्स्ट नंबर इन n, पहला नंबर है उसको हमने n में ले लिया। इनपुट सेकंड नंबर इन m, सेकंड नंबर किस में इनपुट ले लिया, m में। ऐड n टू m एंड स्टोर रिजल्ट इन s। 2 नंबरों को n और m को प्लस करना है और रिजल्ट को किस में सेव कर लेना है, s में। दैट इज s = n+m। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, s = n+m। उसके बाद क्या करना है, प्रिंट s की वैल्यू प्रिंट कर देनी है। लास्ट स्टेप है एंड। तो ये छोटा सा एल्गोरिथम है जो कि सम जो है हमें कैलकुलेट करके दे रहा है। नेक्स्ट क्या है उसका, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है। इसने क्लास बनाई है, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ ली है तो ये क्लास बनाई है, उसमें प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट वेरिएबल्स और पब्लिक जो है ना फंक्शंस है। और मेन जो है फंक्शन उसमें हमने ऑब्जेक्ट बना के उसके फंक्शन कॉल कर लिए, obj.input, obj.print। नेक्स्ट आ गया एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम टू एक्सचेंज वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स। देखें ये वेरिएबल डिक्लेरेशन कुछ भी नहीं होता, इंग्लिश, खाली इंग्लिश में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। n = 10, असाइन वैल्यू 10 टू वेरिएबल n। ठीक है, 2 वेरिएबल्स को एक्सचेंज करने का प्रोग्राम, एक्सचेंज करने का एल्गोरिथम लिख रहा है। n = 10, m = 20। पहला वेरिएबल ले लिया n, उसमें 10 रख लिया, और दूसरा वेरिएबल ले 20, उसमें दूसरा वेरिएबल ले लिया m और उसमें 20 रख लिया। ये 3 स्टेप प्रोसेस है वैल्यूज एक्सचेंज करने का। ये मैंने आपको बोर्ड में भी एक दफा बताया था। हमने एक तीसरा वेरिएबल जो है ना वो ले लिया, उस तीसरे वेरिएबल का नाम है टेम्प। पहला वेरिएबल हमने उठा के रख लिया टेम्प में, टेम्प = n। ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो दूसरा वेरिएबल था वो उठा के रख लिया हमने पहले वेरिएबल में। तो जो दूसरा वेरिएबल है उसमें हमने सेव कर लिया जो टेम्प में पड़ा था। ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज जो हैं वो एक्सचेंज हो गई n और m की वैल्यूज। तो ये उसका नेक्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है। आपने इन प्रोग्राम्स को जो लिखे हुए हैं उनको रन करना है। अच्छा, एल्गोरिथम्स में हम किस तरीके से इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स देते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं इनपुट और वेरिएबल का नाम। देखें ये लिखा हुआ है इनपुट n। ठीक है, अगर हमने कोई चीज़ आउटपुट दिखानी हो तो हम इस तरीके से लिखते हैं print प्रिंट और आगे वेरिएबल का नाम। तो ये सिंपल सी जो है ना वो स्टेटमेंट है एल्गोरिथम की, हम आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। सिलेक्शन स्टेटमेंट किस तरीके से लिखेंगे, इफ लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, देन लिखेंगे। और ये इफ देन और एंड इफ जो लिखा हुआ है ना ये बड़ी ABC में लिखा हुआ है। ठीक है, कैपिटल वर्ड। इफ कंडीशन देन ब्लॉक A, एल्स ब्लॉक B एंड इफ। ठीक हो गया। इसी तरीके से एल्गोरिथम है ग्रेटर नंबर्स का। ग्रेटर नंबर्स को सर्च करने का, राइट एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटर ऑफ द 2 गिवन नंबर। स्टार्ट इनपुट 2 नंबर्स in A and B if A is greater than B, then print A is greater, else print B is greater, exit। ठीक है, ये स्टेप नंबर 4 है exit का। उसके बाद है एल्गोरिथम ग्रेटर नंबर फाइंड करने का, राइट एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन सेट ऑफ 3 नंबर्स। तो ये 3 नंबर्स को किस तरीके से उसने कैसे एल्गोरिथम लिखा है, इफ देन और एंड इफ और एल्स इफ। तो ये ऑलरेडी आप लोग प्रोग्राम जो है ना पढ़े हुए हैं। तो ये क्या है, उसका एल्गोरिथम जो है वो बता दिया उसने। लूपिंग स्टेटमेंट किस तरीके से लिखेंगे एल्गोरिथम्स में, हम रिपीट फॉर
और रिपीट वाइल। अगर फार लूप होगी तो हम कहेंगे रिपीट फार। ये देखें, रिपीट फार का तरीकाकार है, रिपीट फार इंडेक्स इज इक्वल टू आई वैल्यू टू इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू बाई स्टेप वैल्यू। तो ये तरीकाकार है। आई वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू होगी, एफ फाइनल वैल्यू होगी, और एस वैल्यू क्या होगी हमारे पास, स्टेप वैल्यू होगी कि हमने इंक्रीमेंट कितने का देना है। तो किस तरीके से फार लूप होती थी, फार लूप जो इस तरीके से होती थी, रिपीट फार इंडेक्स आई इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू बाई स्टेप वैल्यू। तो ये आई प्लस प्लस जो था वो स्टेप वैल्यू थी, आई इज इक्वल टू 0 इनिशियल वैल्यू, आई इज लेस देन 10 तो फाइनल वैल्यू, 10 फाइनल वैल्यू। ठीक हो गया। तो ये नेचुरल नंबर फाइंड करने का, नेचुरल नंबर राइट एल्गोरिथम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूजिंग रिपीट फार स्ट्रक्चर। तो ये रिपीट फार स्ट्रक्चर से उसने एल्गोरिथम लिखा है, स्टार्ट रिपीट स्टेप 3, ये स्टेप 3 रिपीट करना है। फार सी इज इक्वल टू 1 to 10 बाई 1 का मतलब ये है आई प्लस प्लस। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 10, 1 to 10 बाई 1। तो ये इंग्लिश में, सादा इंग्लिश में उसने लिखा है रिपीट स्टेप 3 फॉर सी इज इक्वल टू 1 to 10 बाई 1। क्या करना है, रिपीट स्टेप 3, सी को प्रिंट करते रहना है। एंड ऑफ स्टेप 2 लूप। अब जो लूप एंड हो रहा है तो ये उसने इस तरह आने जो लिख दिया है कि स्टेप 2 का जो लूप है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, उसके बाद है एग्जिट। रिपीट वाइल लूप भी इसी तरीके से होगा, रिपीट वाइल लिखा और आगे कंडीशन बॉडी ऑफ द लूप और एंड ऑफ लूप। तो ये तरीकाकार होगा। राइट एल्गोरिथम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूजिंग रिपीट वाइल लूप, सी इज इक्वल टू 1 वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। रिपीट स्टेप 3 to 4, ये स्टेप 3 to 4 है। वाइल सी, वाइल कंडीशन सी इज लेस देन इक्वल टू 10। 3 और 4 स्टेप पे क्या लिखा हुआ है, 3 स्टेप पे है सी वैल्यू प्रिंट कर रहा है और 4th पे सी इज इक्वल टू सी प्लस 1। उसके बाद लिखा है एंड ऑफ स्टेप 2 लूप और एग्जिट। तो उसी का जो है ना नीचे एक प्रोग्राम दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़े थे फंक्शंस। फंक्शंस को वो कह रहा है कि उसका सब एल्गोरिथम्स लिखेंगे, फंक्शन का जो नाम होगा उसके बाद उसको जो पैरामीटर पास कर रहे हैं p1 p2 p और ब्रैकेट लगा के, और क्या है बॉडी ऑफ सब एल्गोरिथम्स, जो फंक्शन है उसका, उसकी बॉडी। टाइप ऑफ सब एल्गोरिथम्स क्या होगा, फंक्शन सब एल्गोरिथम होगा या प्रोसीजर सब एल्गोरिथम होगा। फंक्शन क्या है, मीन कैलकुलेट करेगा और 3 वेरिएबल्स लेगा ए बी और सी। देखिए इसमें हमने डाटा टाइप कुछ भी नहीं लिखी वेरिएबल्स की, तो हमने जस्ट वेरिएबल्स का नाम लिख दिया मीन। ए एल्गोरिथम है, इस वजह से कोई डाटा टाइप डिफाइन नहीं की। मीन ए कोमा बी कोमा सी, 3 नंबरों का मीन रिटर्न करेगा। एक वेरिएबल ले लिया हमने एवीजी, एवरेज, वो क्या कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, तो वो एवरेज रिटर्न कर रहा है। उसके बाद उसका प्रोग्राम लिखा है इसने, यहाँ पे डाटा टाइप डिफाइन किया है क्योंकि ये प्रोग्राम चलाना है तो प्रॉपर प्रोग्राम होगा। आपको जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन था आपका, और उसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि इसके कोर्स, इसकी जो आउटलाइन है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से है। ये फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन का है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे अरेज का। अरेज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम डाटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो हम इसको देखेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अरेज किस तरीके से होती हैं। उसके बाद हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, स्ट्रिंग्स जो करेक्टर स्ट्रिंग्स होती हैं हमारे पास, उसको हम देखेंगे कि करेक्टर स्ट्रिंग्स डाटा स्ट्रक्चर में किस तरीके से मैनिपुलेशन होती है। उसके बाद हम स्टैक्स पढ़ेंगे, स्टैक्स जो है वो किस तरह का डाटा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद क्यूज पढ़ेंगे, हम डिटेल में देखेंगे कि जो क्यूज होती हैं, जो कतारें होती हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है ना हम छठा चैप्टर में पढ़ेंगे सर्चिंग और सॉर्टिंग। सर्चिंग और आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, सिक्वेंशियल सर्च, बाइनरी सर्च, और सॉर्टिंग भी हम देखेंगे उसकी क्या तरीका कार होता है। सातवें चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट, ये एक डिफरेंट किस्म का डाटा स्ट्रक्चर है, डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद आठवां चैप्टर है ट्रीज, जिसको जो मैं आपको फैमिली ट्रीज की बात की थी, ट्रीज डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और आखिर में हम पढ़ेंगे ग्राफ, 9वां चैप्टर है ग्राफ। तो हम इंशाल्लाह पूरे 9 चैप्टर जो हैं वो डाटा स्ट्रक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 अरेज जो है वो देखेंगे कि अरेज किस तरीके से डाटा स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होती हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।